दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स फिल्म के तीनों पार्ट्स को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि इसकी असली कहानी को आप अच्छे से समझ सकें। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो YouTube पे कई चैनल्स ने इस फिल्म को एक्सप्लेन किया है, पर किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको इस फिल्म से जुड़े सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर वो ये बताते हैं कि ओरेकल फ्यूचर देख सकती थी और इंसानों की मदद, पर वो ये नहीं बताते कि ओरेकल आखिर थी क्या और वो इंसानों की मदद क्यों कर रही थी। और सबसे अहम सवाल ये कि वो फ्यूचर कैसे देख सकती थी। उसी तरह वो ये बताते हैं कि नियो एक अवतार था जिसने जन्म लिया था इंसानों को मशीनों से बचाने के लिए, इसलिए उसके पास स्पेशल पावर्स भी थे। पर वो ये नहीं बता पाते कि अगर वो इतना पावरफुल ही था तो वो मशीनों को खत्म क्यों नहीं कर पाया। उसी तरह एक सवाल ये भी है कि जब मशीनों को जियोन शहर का पता चल गया था तो भी उन्होंने उसे खत्म क्यों नहीं किया। उन एक्सप्लेनेशंस में आपको ये भी बताया जाता है कि इंसानों और मशीनों के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद मशीनों ने इंसानों पर कब्जा जमा लिया था। पर आखिर ये सब हुआ क्यों था? उन एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो पता चलता है कि मशीनें इंसानों से एनर्जी ले रही थी, पर इसकी नौबत ही क्यों आई। और वो इस फिल्म में एजेंट स्मिथ के रोल के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर बताते हैं, पर वो दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि द मेरोविंजियन, द की मेकर, द आर्किटेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताते। इस फिल्म से जुड़े इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। यूं तो इस फिल्म को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, पर जो मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है उससे इस फिल्म से जुड़े लगभग सारे सवाल मिल जाएंगे। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इस पूरी फिल्म की असली कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैट्रिक्स फिल्म की असली कहानी इस फिल्म के शुरू होने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है, जब इंसान 21वीं सदी के शुरू में निर्माण करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि मशीनों और इंसानों में जंग छिड़ जाती है, ये सब फिल्म में नहीं दिखाया गया है। ये सब बताया गया है द एंटी मैट्रिक्स नाम के एक कार्टून सीरीज में। एनीवे, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल 21वीं सदी के शुरू में इंसान अपनी जिंदगी और बेहतर बनाने के मकसद से निर्माण करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि मशीनी बुद्धिमत्ता की। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो खुद सोच सकती है तथा अपने अनुसार कोई भी निर्णय कर सकती है। शुरुआती फेज में केवल ह्यूमनॉइड बोट्स ही बाजार में लॉन्च किए जाते हैं ताकि वो इंसानों के साथ उनके घर में रहकर उनकी घरेलू कामकाज में उनकी मदद कर सके। इनके अंदर तो मशीन होती है, पर ऊपर से दिखने में ये बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। इनके आ जाने से इंसानों का काम काफी आसान हो जाता है, जिस कारण वो आलसी होने लगते हैं और कहीं न कहीं इन ह्यूमनॉइड बोट्स पर निर्भर होने लगते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि साल 2090 में एक बॉट अपने ही मालिक की जान ले लेता है। उसके बाद उस घर के लोग उसे डिस्ट्रॉय करने की बात करने लगते हैं। इस पर वो बॉट कहता है कि उसने अपने मालिक की जान जानबूझकर नहीं बल्कि अपने सेल्फ डिफेंस में ली। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या को जुर्म नहीं माना जाता, उसका हक बनता है जीने का, इसलिए उसे नष्ट न किया जाए। इस बात पर इंसानों की तरफ से यह निर्णय दिया जाता है कि एक बॉट को इंसानों के बराबर का हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए उस बॉट को जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता और उस परिवार को पूरा हक है उस बॉट को नष्ट करने का। इस निर्णय के बाद इंसान दो विचारधाराओं में बंट जाते हैं। एक वो होते हैं जिनका मानना होता है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स को भी उनका हक मिलना चाहिए, जबकि दूसरे वो होते हैं जिनका ये मानना होता है कि ये ह्यूमनॉइड बोट्स कुछ और नहीं बल्कि मशीनें ही है, इसलिए इनके किसी भी तरह के हक की बात करना ही बेवकूफी है। एनीवे, उस बोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है। इस निर्णय से अपनी असहमति दिखाते हुए बाकी बोट्स तथा वो इंसान जो बोट्स को उनका हक दिलवाना चाहते हैं साथ मिलकर प्रोटेस्ट के जरिए इसका विरोध करते हैं। यही से शुरुआत होती है इंसानों और मशीनों के बीच जंग की। जब इंसान ये देखते हैं कि सारे बोट्स एक साथ मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं तो वो उन सबको नष्ट करने का आदेश दे देते हैं। इस आदेश के बाद काफी बोट्स को नष्ट कर दिया जाता है, पर फिर भी कई बोट्स बच जाते हैं जो मशीनों की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले मनुष्यों की मदद के कारण उनके साथ एक नई जगह पर चले जाते हैं। वो इस जगह को अपना देश बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं 01। गुजरते समय के साथ अपने साथ आए मनुष्यों की मदद के कारण ये बोट्स धीरे धीरे और एडवांस्ड होते जाते हैं, जबकि बाकी इंसानी देश पहले मशीनों पर निर्भर हो जाने के कारण काफी सफर करते रहते हैं।
01 को खतरनाक होता देख यूनाइटेड नेशंस इस नतीजे पर पहुंचता है कि 01 को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। लड़ाई न हो ये इंश्योर करने के लिए 01 अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को यूएन भेजता है ताकि मामले को शांतिपूर्वक हल किया जा सके, पर बात नहीं बनती। 01 को खत्म करने के लिए इंसान अपने सबसे पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित होता है, क्योंकि मशीनों के ऊपर उन वेपन्स का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो मशीनें भी सभी देशों पर हमला बोल देते हैं। तकनीक, मजबूती तथा ताकत में इंसानों से बेहतर होने के कारण तथा अपने साथ दूसरे इंसानों के होने के कारण वो खुद पर हमला करने वाले बाकी इंसानी देशों को एक एक कर आसानी से हराने लगते हैं। खुद को मशीनों से हारता देख बचे हुए देशों को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। अंत में उन्हें एक तरकीब सूझती है। दरअसल मशीनें एनर्जी लेने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल करती थी, इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर वो सूर्य की किरणों को ही इस पृथ्वी पर आने से रोक दे तो मशीनें असहाय हो जाएंगी। इसलिए वो ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म के जरिए पूरी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ही ढक देते हैं, जिससे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न आ सकें। इसके बावजूद वो मशीनों को हराने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि मशीनें ह्यूमनॉइड फॉर्म को छोड़कर अब सेंटिनल फॉर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ भी अपने हाथ में न जाता हुआ देख इंसान अपने सबसे पावरफुल वेपन एटम बम का इस्तेमाल कर देते हैं। इंसानों का ये मूव खुद उनके ऊपर ही भारी पड़ता है, क्योंकि इससे मशीनों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर बचे हुए इंसानों की काफी तादाद इसके इफेक्ट के कारण खत्म हो जाती है। इससे वो इंसान भी खत्म हो जाता है जो मशीनों के साथ रहकर अब तक उनका साथ दे रहे थे। बचे हुए इंसानों पर मशीनें बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। पृथ्वी को इस हाल में देखकर मशीनों का साथ दे रहे मनुष्यों का दिल दहल जाता है और वो मशीनों की मदद करते हैं एक ऐसी सिमुलेटेड दुनिया बना जो उस समय की पृथ्वी जैसी हो, जहां खुशहाली थी। जब वो प्रोग्राम तैयार हो जाता है तो वो मशीनों से रिक्वेस्ट करता है कि उनके दिमाग को उस दुनिया में प्लग कर दिया जाए, ताकि एक बार फिर से वो उसी दुनिया का मजा ले सके। इसके बाद मशीनें उनके दिमाग को उस प्रोग्राम से प्लग कर देती हैं। सनलाइट के ब्लॉक कर दिए जाने के बाद मशीनों को जिंदा रहने के लिए एक एक्टिव पावर सोर्स की जरूरत थी। वो पाते हैं कि जब इंसान का दिमाग उस सिमुलेटेड दुनिया से जुड़ा होता है तो उसे लगता है जैसे वो एक सपना देख रहा है। इस दौरान हीट और एनर्जी जनरेट होता है, जिसका इस्तेमाल वो पावर सोर्स के रूप में कर सकते हैं। ज्यादा लोगों का इससे जुड़े होने का मतलब था मशीनों की ये ज्यादा एनर्जी का प्रोड्यूस होना। इसलिए धीरे धीरे वो उन सभी देशों के लोगों के दिमाग को भी उस सिमुलेटेड दुनिया से प्लग कर देते हैं जिन्होंने मशीनों के सामने सरेंडर कर दिया था। जब युद्ध खत्म होता है तो बाकी बचे लोगों को भी वो सिमुलेटेड दुनिया के एक इम्प्रूव्ड वर्जन से प्लग कर देते हैं, जिसका नाम होता है द मैट्रिक्स। फिल्म इस घटना के घटने के 100 साल बाद यानी कि साल 2199 के समय में शुरू होती है। इस समय पूरी मनुष्य जाति को मशीनें अपने पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रही होती है। सभी मानव मशीनी पोर्ट्स में नींद की अवस्था में सो रहे होते हैं और उनका दिमाग प्लग इन होता है मैट्रिक्स नाम के एक वर्चुअल वर्ल्ड से। इस वर्चुअल वर्ल्ड में दुनिया को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया होता है जैसा वो इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध होने से पहले था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उन पोर्ट्स में सो रहे लोगों को हमेशा ये लगता रहे कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं वहाँ सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है और वो कभी भी नींद से जागने की कोशिश ही न करें। यानी कि उन्हें कभी भी ये पता ही न चले कि उनकी दुनिया पर अब मशीनों का राज है। इन पोर्ट्स में जो इंसान मर जाते हैं उनके शरीर को एक बार फिर से लिक्विफाई करके बाकियों को खिला दिया जाता है और उन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मैट्रिक्स बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है इसे समझने के लिए आप आजकल के पॉपुलर गेम पबजी का उदाहरण ले सकते हैं। पबजी में एक कैरेक्टर हमें दिया जाता है जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होता है, यानी कि हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं। पर हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। पर पबजी में इस कैरेक्टर को हम बाहर से कंट्रोल करते हैं, आइदर मोबाइल से या कंप्यूटर के कीबोर्ड से। इसलिए हमें ये पता होता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक कैरेक्टर है। पर क्या हो अगर आज से हजारों या लाखों साल बाद ऐसे गेम्स बनने लगे जिसे हमें कीबोर्ड से कंट्रोल करने की जरूरत ही ना हो। हमारे दिमाग से एक मशीन कनेक्ट की जाए जिससे हम उसे अपने दिमाग से ही कंट्रोल करने लगे।
जब ऐसा होगा तो हम खुद को उस गेम की दुनिया के अंदर होने जैसा महसूस करेंगे और गोली लगने पर हमें दर्द भी होगा, क्योंकि ये हमारा दिमाग होता है जो हमें दर्द का एहसास कराता है। तो मैट्रिक्स भी कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर की दुनिया 20वीं या 21वीं सदी जैसी है। एक मशीन के द्वारा किसी इंसान के दिमाग को इससे कनेक्ट किया जा सकता है, और जब उनका दिमाग इससे कनेक्ट हो जाता है तो वो खुद को मैट्रिक्स के अंदर पाते हैं। मैट्रिक्स से कनेक्ट होने पर उनका दिमाग उनके अपने शरीर का एक हूबहू डिजिटल प्रोजेक्शन तैयार करता है, जिसके कारण वहाँ उनका शरीर और फेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो असल जिंदगी में होते हैं, पर उनका पहनावा और स्टाइल बदल सकता है। मैट्रिक्स प्रोग्राम के बारे में जानने लायक बात ये है कि ये मैट्रिक्स का एकमात्र वर्जन नहीं है। दरअसल ये मैट्रिक्स का छठा वर्जन है, जिसका मतलब ये है कि इससे पहले 5 और मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो चुका है। चूंकि मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसके हर नए वर्जन में कुछ अपग्रेड्स किए जाते हैं तथा कुछ पुराने प्रोग्राम्स को डिलीट भी किया जाता है। फिल्म में हमें एजेंट स्मिथ से ये पता चलता है कि मैट्रिक्स के सबसे पहले वर्जन को ये सोचकर एकदम परफेक्ट बनाया गया था कि इंसान कभी नींद से जागेंगे ही नहीं, यानी कि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इससे प्लग्ड इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उस दुनिया में वो सभी ऐशो आराम थे जिसकी कल्पना एक इंसान कर सकता है, पर ये पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि कुछ समय बाद इंसानों को लगने लगा कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी असली दुनिया में सब कुछ हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। फ्रीली सोचना, किसी चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, लड़ना झगड़ना इत्यादि हमारा नेचर है। अगर किसी दुनिया में ये सब नहीं हो तो हम उस पर शक करने ही लगेंगे। मैट्रिक्स के पहले वर्जन में यही हुआ और लोग नींद से जागने लगे। इसलिए इसके अगले वर्जन में कुछ चेंजेस करके इसे कुछ ऐसा बनाया गया जैसी दुनिया में हम जीते हैं। इसके बाद इसे अगले नए वर्जन में इसमें मौजूद कमियों को दूर करने के लिए अपग्रेड्स किए गए। मैट्रिक्स प्रोग्राम के बारे में जानने लायक एक बात और है, और वो ये है कि यूं तो मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, पर इसके अंदर अगर किसी की मौत हो जाए तो असल जिंदगी में भी वो मर जाता है। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस फिल्म में मौजूद इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेना जरूरी है। तो ये जान लेते हैं इनके बारे में। एजेंट्स, क्योंकि पहले वर्जन के बाद मैट्रिक्स को कुछ ऐसा बनाया गया था जिसमें लोगों के पास अपना फ्री विल हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश न करे जिससे मशीनों को किसी भी तरह का खतरा हो। एजेंट्स प्रोग्राम को बनाया गया था, जिसमें एजेंट स्मिथ भी शामिल था। चूंकि मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, इसके कुछ लूपहोल्स का इस्तेमाल करके या इसे हैक करके इसके अंदर लोगों को इलीगली भी भेजा जा सकता था, जैसा होते हुए हम इस फिल्म में भी देखते हैं। इसलिए इन एजेंट्स का काम बाहर से होने वाले इन इलीगल एंट्रीज को रोकना भी था। इन एजेंट्स के बारे में एक खास बात ये थी कि मैट्रिक्स में वो कभी भी किसी भी जगह पर तुरंत पहुंच सकते थे, क्योंकि मैट्रिक्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट एक प्रोग्राम था जिस पर इन एजेंट्स का कंट्रोल था। इसलिए जरूरत के हिसाब से मैट्रिक्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट एक एजेंट का रूप ले सकता था। यही कारण है कि कई बार हम दूसरे लोगों को एजेंट्स के रूप में बदलते हुए देखते हैं। द वन प्रोग्राम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैट्रिक्स का पहला वर्जन पूरी तरह फेल हो गया था, क्योंकि इसमें इंसानों को कुछ ज्यादा ही आराम दे दिया गया था। इसके बाद के वर्जन्स में मैट्रिक्स को असली दुनिया की तरह बनाया गया, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसमें उन्हें जीने के लिए काम करना पड़े, जिसमें अमीरी और गरीबी दोनों हो, जिसमें झगड़ा भी हो और प्यार भी। पर इसमें सबसे अहम फीचर जो ऐड किया गया था वो था फ्री विल, यानी कि उन्हें सोचने और अपने हिसाब से चलने की आजादी दी गई थी। इस फीचर के कारण मशीनों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए एजेंट प्रोग्राम का भी निर्माण किया गया। पर इसके बावजूद फ्रीली सोचने की अभिव्यक्ति के कारण हर वर्जन में एक ऐसी एनोमली हुई जिसे पकड़ना और ठीक करना नामुमकिन था। इस एनोमली को द वन प्रोग्राम का नाम दिया गया। इसके पास सोर्स कोड होता था, जिसके कारण मैट्रिक्स के अंदर मौजूद दूसरे प्रोग्राम्स को यह मैनिपुलेट कर सकता था। यही कारण था कि मैट्रिक्स के अंदर आम इंसानों की तुलना में इसके पास कई सुपर पावर्स हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि इसके सुपर पावर्स का कारण कुछ और नहीं बल्कि मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंदर मौजूद मात्र एक एनोमली था, ये कभी भी मशीनों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके सारे सुपर पावर्स केवल मैट्रिक्स के अंदर ही काम करते थे। यही कारण था कि द वन चाहकर भी इंसानों को मशीनों पर जीत नहीं दिला सकता था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यह मैट्रिक्स का छठा वर्जन था। चूंकि मैट्रिक्स प्रोग्राम के हर वर्जन में ये एनोमली होता आया है, इससे पहले भी
5 बार द वन जन्म ले चुका है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हर बार ये एक ही व्यक्ति नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार इसका पुनर्जन्म हो रहा था। दरअसल मैट्रिक्स के अंदर हर इंसान का एक डिजिटल प्रोजेक्शन प्रोग्राम मौजूद होता था, ताकि जब उसके दिमाग को मैट्रिक्स में प्लग किया जाए तो उसे ऐसा लगे कि वो एक असल दुनिया में जी रहा है। इसी तरह के एक डिजिटल प्रोजेक्शन प्रोग्राम में हर बार एक एनोमली के कारण उसके पास सोर्स कोड होता था। इसी प्रोग्राम को हम द वन कह रहे हैं। इसलिए मैट्रिक्स के अलग अलग वर्जन में जिस खास इंसान के डिजिटल प्रोजेक्शन प्रोग्राम में ये एनोमली होती थी, वही द वन होता था। मैट्रिक्स के इस वर्जन में द वन होता है नियो। अब अगला सवाल यह उठता है कि जब द वन इंसानों को मशीनों से बचा ही नहीं सकता था, तो मैट्रिक्स के हर वर्जन में आखिर वो करता क्या था, यानी कि उसका मकसद क्या था। दरअसल मशीनों के लिए द वन नाम की इस एनोमली को पकड़ पाना नामुमकिन था। इसलिए मशीनों द्वारा जानबूझकर कुछ इंसानों को उन पोर्ट से आजाद किया जाता था। ये इंसान रिवेलियन कहलाते थे और बाद में कई दूसरे लोगों को भी उन पोर्ट से आजाद करवाते थे। जब उनकी थोड़ी तलाक हो जाती थी तो वो जियोन नाम का एक शहर बनाते थे। उसके बाद हर बार वो मैट्रिक्स में जाकर द वन को ढूंढते थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन दिलवाया जाता था कि द वन एक अवतार है, जिसका जन्म ही हुआ है इंसानों को मशीनों से हमेशा के लिए आजाद करवाने के लिए। द वन को ढूंढ निकलने के बाद वो उसे ट्रेनिंग देते थे। मैट्रिक्स के अंदर जब वो द वन के सुपर पावर्स को देखते थे तो उन्हें यकीन हो जाता था कि ये वही है जो मशीनों को हरा सकता है। दिलचस्प बात ये है कि द वन को भी तब तक खुद पता नहीं होता था कि ये सब असल दुनिया में मशीनों द्वारा बिछाया गया जाल है। इसलिए वो भी अपनी ओर से मशीनों को हराने की भरसक कोशिश करता रहता था, जिसके कारण मैट्रिक्स के अंदर उसके पावर्स बढ़ते जाते थे। जब वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता था, उस समय रोल शुरू होता था की मेकर नाम के प्रोग्राम का, जिसे बनाया ही इसलिए जाता था ताकि वो द वन को सोर्स तक पहुंचने का की दे सके। उस की का इस्तेमाल करके द वन जब सोर्स तक पहुंच जाता था तो द आर्किटेक्ट से उसकी मुलाकात होती थी, जिसने इस मैट्रिक्स को बनाया है। केवल इस समय उसे इस बात का पता चलता था कि उसका जन्म मशीनों को हराने के लिए नहीं, बल्कि मैट्रिक्स को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए हुआ है। इस समय द आर्किटेक्ट उसे 2 चॉइसेस देता था। पहला, मैट्रिक्स को रीस्टार्ट करो और कुछ लोगों को चुनो जिससे कि वो दोबारा एक नया जियोन बना सके। दूसरा, बिना कोई डिसीजन लिए ही यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, जिसके बाद मैट्रिक्स के अंदर मौजूद लोग मारे जाएंगे और मैट्रिक्स के बाहर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान इनमें से पहले ऑप्शन को चुनना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि कम से कम इसमें इंसानों का अस्तित्व तो सुरक्षित है। इसलिए द वन इन दोनों ऑप्शंस में से पहले ऑप्शन का चुनाव करता था। ऐसा होते ही मशीनें जियोन पर हमला बोल देती थीं और जियोन पर मौजूद सभी इंसानों का खात्मा कर देती थीं। इसके बाद द वन ने जिन चुनिंदा लोगों का चुनाव किया था, उन्हें उन पोर्ट से आजाद कर दिया जाता था और वो फिर एक नया जियोन बनाने तथा नए द वन को ढूंढने में लग जाते थे। अब तक मैट्रिक्स के हर वर्जन में यही होता आया था, क्योंकि द वन ने हमेशा पहले विकल्प को ही चुना था। पर नियो उन सभी से अलग होता है, क्योंकि वो पहली बार एक अलग विकल्प का चुनाव करता है। चूंकि वो ट्रिनिटी से प्यार करता है, वो हर कीमत पर उसे बचाना चाहता है। इसलिए वो इनमें से किसी ऑप्शन का चुनाव न करके ट्रिनिटी को बचाने का फैसला करता है। इस प्यार की मौजूदगी के कारण वो अब तक पैदा हुए सभी द वन से बिल्कुल अलग है। मैट्रिक्स स्पिन में हम ये देखते हैं कि नियो मैट्रिक्स के बाहर भी मशीनों को सेंस कर सकता है और एक बार उन्हें डीएक्टिवेट भी कर देता है। इससे हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि शायद उसके पास सचमुच में सुपर पावर्स थे, वरना वो मैट्रिक्स के बाहर भी मशीनों को कैसे सेंस कर सकता था। इसका जवाब ये है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं था। दरअसल मैट्रिक्स में मौजूद सब कुछ तथा बाकी के सेंटिनल्स वगैरह भी सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जिससे आप मेन फ्रेम सिस्टम समझ सकते हैं। जब तक नियो सोर्स तक नहीं पहुंचा था, मैट्रिक्स के बाहर वो न तो इन सेंटिनल मशीनों को सेंस कर सकता था और न ही उन्हें कंट्रोल। पर की मेकर द्वारा दिए गए कीज का इस्तेमाल कर जब वो सोर्स तक पहुंचता है तो उसका भी सोर्स से एक तरह का कनेक्शन बन जाता है। हम देखते हैं कि सेंटिनल्स बिना वायर के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नियो भी जब सोर्स तक पहुंचता है तो उसका भी उन सेंटिनल्स की तरह सोर्स से एक वायरलेस कनेक्शन बन जाता है। यही कारण है कि बाद में वो अपने नजदीक मौजूद मशीनों को बिना देखे भी महसूस करने लगता है।
द ओरेकल। फिल्म देखने के बाद ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ओरेकल के पास भविष्य देखने की क्षमता थी और वो इंसानों की मदद कर रही थी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात तो ये कि ये ओरेकल कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी। फिल्म में द आर्किटेक्ट खुद कहता है कि अगर वो मैट्रिक्स प्रोग्राम का पिता है तो ओरेकल को मैट्रिक्स की माँ कहना भी गलत नहीं होगा। अब जब ओरेकल खुद एक प्रोग्राम है तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो इंसानों की मदद करेगी खुद मशीनों को ही हराने में। तो आइए जानते हैं कि आखिर असलियत थी क्या और ओरेकल को मैट्रिक्स प्रोग्राम की माँ क्यों कहा जा रहा था और उसके भविष्य देखने और इंसानों को गाइड करने का कारण क्या था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैट्रिक्स प्रोग्राम का पहला वर्जन पूरी तरह फेल हो गया था क्योंकि वो हमारी असली दुनिया जैसा नहीं था बल्कि कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। अब इसे इंसानी दुनिया जैसा कैसे बनाया जाए, इसके लिए इंसानों को समझना भी जरूरी था। इसलिए मशीनों ने निर्माण किया ओरेकल प्रोग्राम का। चूंकि इसे इंसानों को समझने के लिए बनाया गया था, इसे काफी हद तक इंसानों जैसा ही बनाया गया था। यही कारण है कि हम ओरेकल को इंसानों की तरह खाना बनाते हुए तथा इंसानों के हित में बात करते हुए अक्सर इस फिल्म में देखते हैं। एनीवे, इंसान क्या चाहते हैं और इंसानों की दुनिया कैसी हो ताकि वो उन्हें असली लगे, ये सब ओरेकल ही बताती है द आर्किटेक्ट को। जिसके बाद मैट्रिक्स के दूसरे तथा उसके बाद आने वाले वर्जन को इंसानी दुनिया जैसा बनाया जाता है। यही कारण है कि ओरेकल को इस मैट्रिक्स प्रोग्राम की माँ कहा गया है। इनफैक्ट मैट्रिक्स के फ्यूचर अपग्रेड्स में क्या नए फीचर्स डाले जाए ताकि इंसानों को वो नेचुरल लगे, ये सब बताना भी ओरेकल का ही काम होता है। अब बात करते हैं ओरेकल के भविष्य देखने तथा उसके द्वारा इंसानों की मदद करने के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि ओरेकल एक कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा और कुछ नहीं थी, इसलिए उसके भविष्य देख सकने की क्षमता की बात करना ही बचकाना है। और चूंकि वो खुद एक प्रोग्राम थी, इस बात का कोई दुख ही नहीं बनता कि वो इंसानों की मशीनों के खिलाफ मदद कर रही थी। तो आखिर माजरा क्या था, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैट्रिक्स के हर वर्जन में द वन नाम की एक एनोमली आ जा रही थी जिसे द आर्किटेक्ट न तो अवॉइड कर पा रहा था और न ही पकड़ पा रहा था। तो सवाल ये था कि आखिर उस एनोमली को ढूंढा कैसे जाए तथा उसे वापस सोर्स तक पहुंचाया कैसे जाए। इस काम को करने का दायित्व सौंपा गया था ओरेकल को। उसे पहले से ही पता होता था कि मैट्रिक्स प्रोग्राम में द वन नाम की एनोमली है जो मैट्रिक्स में मौजूद बाकी सभी चीजों से कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास सोर्स कोड है। इसलिए वो बाहरी इंसानों के संपर्क में आती थी और उन्हें इस बात का यकीन दिलाती थी कि ये एक भविष्यवाणी है तथा द वन एक अवतार है जिसका जन्म ही हुआ है मशीनों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि इससे मोटिवेट होकर इंसान द वन को ढूंढे। चूंकि ओरेकल को ये पहले से ही पता होता था कि द वन मैट्रिक्स के अंदर काफी शक्तिशाली होगा, वो इंसानों को झूठ मूठ की भविष्यवाणी का नाटक करके ये कहती थी कि चूंकि वो एक अवतार है वो काफी शक्तिशाली होगा। द वन को ढूंढने के बाद जब इंसान मैट्रिक्स के अंदर उसकी सुपर पावर्स को देखते हैं तो उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि ओरेकल सचमुच में भविष्य देख सकती है। इसके बाद वो द वन को उसके पास लेकर आते थे। ओरेकल एक बार फिर से अपना दाव खेलती थी और अपनी भविष्यवाणियों और गाइडेंस का नाटक करके द वन को वो रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती थी जिससे कि वो सोर्स तक पहुंचे। इस फिल्म में हमें ओरेकल के दो रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि पहले वाली एक्ट्रेस का इस फिल्म के दौरान ही मौत हो गई थी। दोस्तों, ये मैट्रिक्स फिल्म के हमारे एक्सप्लेनेशन का पहला भाग था। इससे आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।